1998 में पहला वो समय था जब पहली बार आप चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि इससे पहले आप कभी लड़े नहीं थे और पहली बार चुनावी मैदान में थे। 1998 में जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ा था, उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी। मैं मध्य प्रदेश में सबसे यंगेस्ट एमएलए था। क्योंकि आप राज परिवार से आ रहे हैं और क्षेत्र जैसे आप बताया कि उसमें बहुत पिछड़ा हुआ था, तो यहाँ के जो लोग थे वो भी पिछड़े हुए थे, तो आपके पास आते थे तो क्या सहज महसूस करते थे अपनी समस्याओं को लेकर? शुरू जब वो आते थे तो ऐसा कुछ था, और मुझे भी ऐसा लगा कि पब्लिक जो है, जो आम जनता है, कुछ कार्यकर्ता, कुछ पब्लिक तो कार्यकर्ता के माध्यम से आते थे और कुछ पब्लिक डायरेक्ट मेरे पास आते थे। बेहतर काम नहीं किया जा सका, लोगों के बीच नहीं पहुंच सके, या फिर जो योजनाएं थी गवर्नमेंट की वहां तक नहीं पहुंच सकी, इसी वजह से कांग्रेस हमें ओवरटेक कर गई? मेरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ का तो विकास बड़ा तेज़ी से हुआ, और ये मोहला मानपुर विधानसभा, यहाँ भी आज जो सड़कें, बिजली, पानी, पुल, पुलिया, ये सब 15 साल भाजपा सरकार के और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की देन है। क्या कारण लगता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति खत्म हो गई है, या फिर जितना काम करना चाहिए उतना काम होने के बाद भी नहीं दिख रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको चाहेगी लाएगी और जनता जिसको चाहेगी हटाएगी। तो विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि जो निर्दोष आदिवासी हैं, भाजपा अपनी पीठ थपथपाने के लिए उनकी जान ले रही है और वाहवाही बटोर रही है। ये सब आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस विभाग और जितने वहाँ पर हमारे सेना के जवान जो लगे हुए हैं वो सही काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि चाहे सरकार, एमएलए किसी की भी हो, जो होना चाहिए जनता के हित के लिए, आर्थिक विकास के लिए, वो होना चाहिए? देखिए, मैं इसमें एक बात कहूँगा, आप लोग का नज़रिया कुछ भी हो, आप लोग का नज़रिया जैसा भी हो, कुछ भी नहीं, जैसा भी हो। अगर आप राजनीति में नहीं आ रहे थे तो आप क्या करते रहते? मैं किसान बनता, मैं भी बहुत बेहतर किसान हूँ। आने वाले समय में कांग्रेस की जो राजनीति होने वाली है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये विषय कांग्रेस का है। कांग्रेस अपना आकलन स्वयं करे और कांग्रेस के नेता अपना आकलन स्वयं करे। राजघराना के बारे में सर थोड़ा सा बताएंगे? सच में कैसा आप लोग का जीवन रहता है, कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, आप लोग कैसे रहता है? कोई नहीं, बिल्कुल सामान्य हम लोग, कभी भी कोई आके मिल सकता है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। संजीव शाह जी अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? आप तो ऐसा सवाल पूछ ले, इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये तो ऐसा सवाल है कि आज आपने खाना खाया, कल खाएंगे कि नहीं खाएंगे। आपकी नज़र में छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए, कैसा देखना चाहते हैं आप? छत्तीसगढ़ ऐसा हो मेरी नज़र में कि हर जनता खुश हो। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं उनके जीवन के बारे में, संघर्ष के बारे में, और कुछ ऐसे सवाल जो सीधे सरोकार रखती है आम जनता से। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं संजीव शाह जी, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सर, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए कौन है संजीव शाह, थोड़ा सा संक्षेप में अपने बारे में बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं TNR न्यूज़ को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, और आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर मेरे पास आए, और आपके ज़रिए मैं इस मोहला मानपुर विधानसभा के सभी हमारे कार्यकर्ता, यहाँ के नागरिक बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। संजीव शाह जो यहाँ से 1998 से लेकर के 2006 तक के विधायक रहा, केवल हमारी जनता के आशीर्वाद के कारण से, और मैं आज जो कुछ भी हूँ यहाँ के जनता के बदौलत हूँ।
आपकी रुचि क्या शुरू से राजनीति में आने की रही है? क्योंकि अपने जैसे आप थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे कि आपने अपना पढ़ाई रायपुर से की है, तो यहाँ आने के बाद ये राजनीति में आने की इच्छा हुई कि शुरू से ही रहा अंदर में? मेरा पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा हुआ है। मेरी ग्रैंडमदर यहाँ से विधायक थी। उन दिनों ये चौकी विधानसभा हुआ करता था। उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर विधायक रहे। मेरे पिताजी यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े, जो बहुत कम वोट से हारे वो, और भारतीय जनता पार्टी से मैं यहाँ चुनाव लड़ा और जीला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राजनीति शुरू से हमारे परिवार के साथ संबंध रहा, और जाहिर है जब राजनीति परिवार में आता है तो परिवार के व्यक्तियों के बीच ये एक विषय रहता है। तो बस इसी तरह से राजनीति में मेरा आना हुआ। आप राज परिवार से आते हैं, जनता के बीच आपका उठना बैठना मिलना जुलना लगातार रहता है, तो राजनीति में आने के पीछे का ऐसा कुछ रहा कि मैं ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ, ज़्यादा लोगों से मैं मुलाकात करके उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझ सकता हूँ, हल कर सकता हूँ? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि आप राजनीति में क्यों आए करके। मेरा ऐसा मानना है, राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोगों को जान सकते हैं, लोग हमारे को जान सकते हैं, और लोगों के बीच जा कर के समस्या को जान के और उसको टारगेट करके उस समस्या का हम समाधान कर सकें। एक हिसाब से राजनीति मेरे लिए एक सेवा कार्य है, और लोगों को जानने और मानने का एक बहुत बड़ा साधन है जिसके माध्यम से मैं लोगों के बीच जा सकूं। जी। 1998 पहला वो समय था जब पहली बार आप चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि इससे पहले आप कभी लड़े नहीं थे और पहली बार चुनावी मैदान में थे। 1998 में जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ा था, उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी। मैं मध्य प्रदेश में सबसे यंगेस्ट एमएलए था और पूरे हिंदुस्तान में सेकंड नंबर का एमएलए था। मैं बस इतना ही जानता था कि लोगों से मिलना जुलना, लोगों के बीच जाना, लोगों की समस्याएं सुनना और उसको समाधान करने की कोशिश करना। मैं पार्टी भाजपा से जुड़ चुका था 1 साल पहले, और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं पार्टी की उठक बैठक में जाता था। पार्टी की रीति नीति को जानना मानना, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की समस्या को जानना मानना, ये सब तमाम चीज़ मैं सब उसमें देखता था, महसूस करता था, और इस तरह से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। जब अभी आप चिंतन करते हैं कि जो आपका टेन्योर था कार्यकाल, उसमें कितना लोगों के बीच पहुंच पाए, समस्याओं को हल कर पाए, विकास का कितना काम आपके द्वारा हो पाया, संतुष्ट मानते हैं अपने आप को? देखिए, ऐसा है, राजनीति एक समुंदर है। राजनीति एक समुंदर है, उसमें जितना गोता लगाएंगे, जितना नज़दीक जाना चाहेंगे, उतना ही विस्तार क्षेत्र जाते रह जाए, उतना ही विस्तार बनता है। राजनीति के माध्यम से जनताओं के बीच जाना, मूलभूत विषय को जानना मानना और उसका समाधान करने का प्रयास करना, तो मैंने लगभग वैसे ही किया। उस समय हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था, और यहाँ पर मैंने एक चीज़ महसूस किया कि समस्याओं का समाधान जब होगा तब होगा, कम से कम जनप्रतिनिधि, जिसको हमने जनप्रतिनिधि बनाया है वोट दे करके, उसके बीच जाएं और वो हमारे बीच आए। जनता और नेता के बीच एक पारिवारिक संबंध हो, और तत्पश्चात पारिवारिक संबंध होगा तब फिर समस्या का समाधान होगा। तो मैंने पूरी कोशिश किया इस विधानसभा में, जितना मेरे को गांव-गांव जाना, लोगों से मिलना जुलना और जो भी समाधान करना, वो मैंने किया। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि जब मैं जनताओं के बीच जाता था, जनता बहुत खुश होती थी कि चलो भाई हमारे बीच जनप्रतिनिधि तो आए हैं करके, और हम वहाँ बैठते थे। विकास की बातें होती थी, परिवार की बातें होती थी, समाज की बातें होती थी। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे जनताओं के बीच घुलता मिलता गया, और जितना समाधान मुझे करना था मैंने पूरी कोशिश की। जी। आज के समय में जैसे कोई विधायक बन जाते हैं या फिर मंत्री बन जाते हैं, तो फिर उनका एक अलग रुआब हो जाता है, क्योंकि आप राज परिवार से आ रहे हैं। जी। और क्षेत्र जैसे आप बताया कि उस समय बहुत पिछड़ा हुआ था, तो यहाँ के जो लोग थे वो भी पिछड़े हुए थे। जी। तो आपके पास आते थे तो क्या
सहज महसूस करते थे अपनी समस्याओं को लेकर? शुरू जब वो आते थे तो ऐसा कुछ था, और मुझे भी ऐसा लगा कि पब्लिक जो है, जो आम जनता है, कुछ कार्यकर्ता, कुछ पब्लिक तो कार्यकर्ता के माध्यम से आते थे और कुछ पब्लिक डायरेक्ट मेरे पास आते थे। तो मैं उनके फेस रीडिंग से देखता था या उनको समझने की कोशिश करता था। तो शुरुआत में कम से कम 4-5 महीना तो मुझे ऐसा लगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने ऐसी परिस्थिति बनाया कि हर कोई आम जनता जो है मुझसे मिल सके, और विशेषतर महिलाओं को अगर समस्या हो, वो अगर मिलना चाहें, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इसलिए फिर मैंने पूरी कोशिश करा कि महिला, पुरुष, जवान सब सीधे रूप से आए। क्योंकि आप राजघराने से आते हैं तो इसका भी एक प्रभाव रहता है क्षेत्र में। है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो क्या ये भी चुनाव के समय एक फैक्टर के रूप में काम करता है? मैं देखो आपको बहुत अच्छी घटना बताता हूँ। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो जब जनताओं के बीच जाता था, बहुत भीड़ रहता था मेरे को देखने के लिए। एक बार तो मैं 12 बजे रात के गया तो पूरा 12 बजे गांव के लोग बैठे थे मेरे को देखने के लिए, मेरी बात को सुनते थे। और मैं बहुत ज़्यादा लच्छेदार भाषण तो देता नहीं, मैं इनको इतना आश्वासन देता था कि एक बार मुझ पर विश्वास करिए, और अगर आपके विश्वास पे खरा नहीं उतरा तो आप दोबारा मुझे क्या बोलते हैं वोट मत देना करके। तो कई लोगों के मन में आता था कि भाई राजा है, जब उनसे मिलने जाएंगे तो पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो सो रहे हैं, नहा रहे हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, कई तरह की बातें आती थी। और हमारे विपक्ष लोग भी इस सब बातों को जनता के बीच रखते थे। लेकिन जनता ने जाना और जनता ने माना, और जनता का विश्वास से मैं जीत के आया। और फिर उसके बाद फिर ये प्रश्न आया ही नहीं। जितने बार मैं चुनाव लड़ा फिर ये प्रश्न कभी नहीं आया कि हम उनसे मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते करके। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर बात करें 8 के बाद सीधा 23, तो ये जो बीच का अंतराल है, ये कैसे आप अपने आप को पॉलिटिकल में कंफर्ट नहीं कर पाए, या फिर और क्या कारण कि आप राजनीति में सक्रिय? देखिए, मेरे को तीन पंचवर्षीय टिकट नहीं मिला। टिकट देना ना देना ये संगठन तय करता है। लेकिन इस बीच मैं बिल्कुल पार्टी में सक्रिय रहा। पार्टी जो भी जवाबदार देती थी, जो भी जिम्मेदारी पार्टी मुझे देती थी, तो मैं उसका पूरा निर्वहन करता था। और लोगों से मेरे संपर्क बराबर बने हुए थे, और जो भी जनता का जो भी काम होता था या कुछ मांग लेकर के आते थे, तो मैं पूरा कोशिश करता था कि उनका काम हो करके। तो मैं इस 15 साल भी जनता लोगों से और आम मतदाताओं से जुड़ा रहा। अगर बात करें 2005 से पहले की और 2005 के बाद की, तो 2005 से पहले बीजेपी का यहाँ कहीं ना कहीं वर्चस्व था। उसके बाद से कांग्रेस अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब हो गई, जो अभी तक चल रही है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं बेहतर काम नहीं किया जा सका, लोगों के बीच नहीं पहुँच सके, या फिर जो योजनाएं थी गवर्नमेंट की वहाँ तक नहीं पहुँच सकी, इसी वजह से कांग्रेस हमें ओवरटेक कर गई? मेरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ का तो विकास बड़ा तेज़ी से हुआ। और ये मोहला मानपुर विधानसभा, यहाँ भी आज जो सड़कें, बिजली, पानी, पुल, पुलिया, ये सब 15 साल भाजपा सरकार के और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की देन है। विकास के कामों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। आज गांव-गांव में सामुदायिक भवन, ये बहुत सारी चीज़ें, मूलभूत काम सब हो चुके हैं और आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हम ये अपनी बात को जनता तक के ठीक से पहुंचा नहीं पाए, और इस कारण हम लोग क्या बोलते हैं, चुनाव हार गए। राजनीति में चुनाव आते हैं, जाते हैं, विधायक बनते हैं, हारते हैं, लेकिन जब जनता, क्योंकि जनता ही रहती है, उनके लिए कितना काम हो कितना काम नहीं हो, ये बहुत मायने रखता है। अभी भी जब हम तुलना करते हैं बाकी दूसरे ज़िलों से, तो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। तो क्या कारण लगता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई है, या फिर जितना काम करना चाहिए उतना काम होने के बाद भी नहीं दिख रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है
कि जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको चाहेगी लाएगी और जनता जिसको चाहेगी हटाएगी। अब रहा विकास के काम, तो विकास तो ऐसा है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का कोई मापदंड नहीं है कि हम किसी गांव या शहर में इतना बना दिए वो काफ़ी हो गया। ये सतत चलते रहेगा, चाहे किसी की भी सरकार आए। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने आज़ादी के बाद से जो इस विधानसभा क्षेत्र में काम किया, ये काफ़ी अविस्मरणीय है। और अभी भी कई गांवों में कुछ लोगों को लगता है कि हमारे इस क्षेत्र में ये काम बाकी है, ये काम होना चाहिए करके, उसको भी हम शॉर्ट आउट करेंगे। सरकार हमारी है, हम ही ने संवारा है छत्तीसगढ़ को, हम ही आगे बढ़ाएंगे इसको जी। और अभी भी जनताओं का मांग हमारे पास आ रहा है कि यहाँ पर ये होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, तो उसको हम लोग बहुत जल्दी शॉर्ट आउट करके 5 साल का कार्यकाल, 1 साल में तो अपन कर नहीं पाएंगे, 5 साल में जनता के मांग अनुरूप फिर हम वो काम करेंगे। मोहला, मानपुर और अंतागढ़ ये ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सलवाद का दंश झेल चुके हैं। अभी कहीं ना कहीं इसमें कमी आई है, तो इसके पीछे कारण क्या लगता है कि जो वर्तमान में कांग्रेस की यहाँ एमएलएज हैं वो बड़े तरीके से काम कर रहे हैं, फिर जो राज्य में सरकार है वो अपना काम कर रही है? क्योंकि मैं इसलिए इसे पूछ रहा हूँ, अभी कुछ समय पहले हमारी इंटरव्यू हुई थी इंद्र मंडावी जी के साथ, उनका ये कहना कि हमारे द्वारा किया गया है, राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में, हम जब मध्य प्रदेश में थे, अविभाजित मध्य प्रदेश में, अगर उसी समय कांग्रेस की सरकार इस पे अंकुश लगाती तो संभवतः आज ये दिन देखना नहीं होता। भाजपा की सरकार की ओर से सलवा जुलूम चला, और अभी वर्तमान विष्णुदेव की सरकार में नीले नार चल रहा है। ये कुल मिलाकर के इनका मूल उद्देश्य यही है कि नक्सलवाद खत्म हो और विकासवाद आगे बढ़े। अभी जो बस्तर संभाग में चल रही है मुठभेड़ नक्सली और पुलिस के बीच में, तो बहुत से नक्सलवादी मारे जा रहे हैं और उससे ज़्यादा समर्पण कर रहे हैं। तो विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि जो निर्दोष आदिवासी हैं, भाजपा अपनी पीठ थपथपाने के लिए उनकी जान ले रही है और वाहवाही बटोर रही है। ये सब आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस विभाग और जितने वहाँ पर हमारे सेना के जवान जो लगे हुए हैं वो सही काम कर रहे हैं, और पकड़े जाने के बाद पूरी इंक्वायरी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति कुछ भी कार्रवाई कर दिया जाए, इंक्वायरी होता है। विपक्ष का काम चिल्लाना है। अगर कांग्रेस इसी को सही समय पे कर देती तो आज ये स्थिति नहीं आता। इसको दुनिया जानती है। 18 में 68 सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार बनाई, लेकिन जब 5 साल के बाद फिर से चुनाव हुआ 23 में, तो वही 68 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 35 सीट में आ गई, और बीजेपी अब तक की सबसे बड़ी जीत 50 से ज़्यादा सीटें लेकर आई। तो वाकई में कारण क्या लगता है कि कांग्रेस 5 साल में अपने आप को सही से साबित नहीं कर पाई, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई योजनाओं को? देखिए, इसमें बहुत सारे बात है। पहला विषय तो जनता का आशीर्वाद। मैं बार बार अपने इंटरव्यू में हमेशा जनता को सामने लाता हूँ कि जनता ही सर्वोपरि है। पक्ष भी जनता के बीच में जाता है और विपक्ष भी जनता के बीच में जाता है, और जनता अपने मत के माध्यम से निर्णय करता है, पहला। दूसरा, कांग्रेस कार्यकाल में आप देखे होंगे कि पहला ऐसा कांग्रेस कार्यकाल था जिसमें कांग्रेस कार्य में आईएएस अधिकारी, कई बड़े बड़े अधिकारी घोटाला में सामने आए। कई तरह के घोटाला हुए, उसको आप लोग को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जनताओं को भी लगने लगा कि यहाँ नेता से लेकर के अधिकारी तक लोग जो है सब आज जेल में हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कारण है, और इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है, और जनता ने परिवर्तन किया। चुनाव से ठीक पहले कार्रवाई करना, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहे हैं, हम लोग जीत कर आते ही आते, इससे ज़्यादा मार्जिन के साथ जीत कर आते, क्योंकि ईडी और सीबीआई आईटी को हम लोग के पीछे छोड़ दिया गया था, इस वजह से हमें परेशान करके हम लोग फोकस नहीं कर पाए चुनाव में। ऐसा विपक्ष का आरोप है। मेरा ऐसा मानना है, कांग्रेस आरोप लगाता है क्योंकि हमारे यहाँ विपक्ष में दमदार कांग्रेस है और कुछ छोटी मोटी पार्टियाँ हैं, है ना। मेरा ऐसा मानना है कि आप डरते क्यों हैं? आप डरते क्यों हैं? सामना करिए, सच सच होगा, गलत गलत होगा।
लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस का तुल पड़ा हुआ है, वो हर चीज़ को गलत सोचते हैं। अगर यही नहीं, अगर क्या सुप्रीम कोर्ट और क्या बोलते हैं हाई कोर्ट के अगर जज भी अगर हमारे पक्ष में निर्णय लेते हैं तो वो उनके बारे में भी बोलते हैं कि ये लोग तो सब मिले हुए हैं करके। मेरा ऐसा मानना है कि सच का सामना करिए, सही है तो डर किस बात का। ईवीएम में घोटाले का भी आरोप लगा रही है। वो तो हमेशा चलते रहता है, वो नई बात नहीं है, चलते रहता है उनका। वही जीत जाएंगे तो बहुत अच्छा है, हार गए तो बेकार है, सब चलते रहता है जी। एक और बहुत बड़ी बात यह है आपके विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ के जो युवा हैं उनके हाथों को रोज़गार नहीं है, किसानी में ज़्यादा उन लोग निर्भर करते हैं और किसानी होने के बाद उन लोग पलायन करते हैं। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है, अगर इस क्षेत्र का विकास करना है, नक्सलाइट को ख़त्म करना है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। आपको इसको कैसे देखते हैं? देखिए, रोजगार जो है ये केवल मेरे विधानसभा में नहीं, लगभग छत्तीसगढ़ में बेरोजगार है। मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि अभी हमारी सरकार को जुम्मा 6-7 महीना हुआ है, सरकार के संज्ञान में है, हमारे घोषणा पत्र में है कि हम जैसे आते हैं तो 5 साल के अंदर जितनी सीटें खाली है उसको हम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार करेंगे करके, ये हमारे घोषणा पत्र में है और हम धीरे धीरे क्रियान्वयन करना शुरू कर रहे हैं जी। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, अभी तक जितना ध्यान देना चाहिए या फिर जितना एफर्ट लगाना चाहिए वो भी लगा नहीं पाए हैं। तो आपको लगता है कि चाहे सरकार एमएलए किसी की भी हो, जो होना चाहिए जनता के हित के लिए, आर्थिक विकास के लिए, वो होना चाहिए? देखिए, मैं इसमें एक बात कहूँगा, आप लोग का नज़रिया कुछ भी हो, आप लोग का नज़रिया जैसा भी हो, कुछ भी नहीं जैसा भी हो, अभी तक के सरकार बनने के बाद जो महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र है उसका डेवलप किया गया। अब जो हमारी सरकार है वो अंदर की ओर बढ़ रही है। ऐसे एरिया जहाँ पर्यटन के संभावनाएं हैं और जहाँ तक कि हमारी नज़रें नहीं गई है, हमको उनको भी डेवलप करना है, तो उसकी भी लिस्टिंग हो रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 5 साल में हम इसको भी क्या बोलते हैं जो अनदेखा पर्यटन क्षेत्र है, जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं, उसको भी हम सामने लाएंगे, उसका भी हम डेवलप करेंगे। अभी तक तो जिसको जानते थे उसी का डेवलप होता गया। और पर्यटन किसी भी राज्य का और किसी भी राज्य को जानने और मानने के लिए एक बहुत बड़ा बिंदु है, पॉइंट है। तो हम लोग भी उस पे लगे हुए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग अब पर्यटन को और अंदर तक ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में हर ज़िले में इसको चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके उसको डेवलप करेंगे जी। एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर आप विधानसभा चुनावी मैदान में उतरे 23 में, आपको हार का सामना करना पड़ा, कारण क्या मानते हैं आप? क्या फैक्टर काम किया? देखिए, ऐसा है, कारण पे जाएंगे तो अकारण कई कारण निकल आएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जनता जो है, जो यहाँ का चुनाव का जो मूल जो क्या बोलते हैं मूल जो निर्णायक होते हैं वो जनता होता है। तो जनता ने शायद मुझे पसंद नहीं किया, इसलिए मैं चुनाव हार गया। कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगा, मेरी पूरी टीम कोशिश करेंगी कि हम जनता की नज़रों पे फिर पुनः खरा उतरें और फिर एक अच्छा परिणाम दे भारतीय जनता पार्टी को। जनता सर्वोपरि है, जनता जिसको चाहती है उसको लाती है और जनता जिसको नहीं चाहती उसको नहीं लाती है। कारण कई तरह के बनते रहते हैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल पर जब सवाल किया गया तो उनका कहना है कि जो चाहे रोड के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर बिजली पानी के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है। कोई भी विधायक ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि उनका 5 साल गुजरा रहता है। क्योंकि आप विपक्ष में थे, आपको क्या लगता है कि किस दिशा में, किस क्षेत्र में कितना विकास हो पाया इन 5 सालों में? देखिए, इसमें बहुत सारे विषय बिंदु है, बहुत सारे विषय बिंदु है। अगर हर विषय पे जाएंगे तो बहुत क्या बोलते हैं लंबा चला जाएगा। लेकिन मैंने एक चीज़ अपने क्षेत्र में नोटिस किया, प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना था जल योजना,
उसका मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ, अमृत मिशन योजना। जब इस अमृत मिशन योजना को, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा थी हर व्यक्ति को घर, हर व्यक्ति को शौचालय और हर व्यक्ति के घर में पेयजल हो, जब यहाँ पर जब इसकी शुरुआत हुई तो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इसका बहुत इसका क्या बोलते हैं, स्तर को गिरा गया, घटिया निर्माण किया, कई जगह निर्माण नहीं किया गया। एक बहुत अच्छी योजना, और कुछ पंचायत जागरूक थे, कुछ पंचायत लोग अच्छे थे, उन लोगों ने भिड़ करके काम कराया। लेकिन यहाँ पर कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि 50% यहाँ पर इस पर लापरवाही बरती गई। इसलिए बरती गई क्योंकि ये महत्वपूर्ण योजना है, अमृत जल मिशन योजना प्रधानमंत्री का। तो मेरा ऐसा मानना है कि पानी तो सभी पीते हैं, पक्ष विपक्ष, तो इसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही, भ्रष्टाचार बरता गया। और अब हमारी सरकार आ गया है, अब हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, जो फंड अगर कमी पड़ा उसको फिर दिलाया जाएगा और हम इस पे काम करेंगे। हम स्वयं चाहते हैं और हमारी पार्टी चाहती है कि हर घर के लिए पक्का मकान, हर घर शौचालय और हर घर पीने का पानी, ये मूलभूत आवश्यकता है। कभी इस बारे में पूरे देश स्तर पे कभी नहीं सोचा गया था। कहीं बन जाता था राजनीतिक प्रभाव के कारण, और कहीं नहीं बनता था। लेकिन पहले बार ऐसा हुआ कि हर ग्राम पंचायत में टंकी हो, घर घर नल जाए। ये बड़ा पवित्र भावना है और इसी पवित्र भावना से हम इसको फिर ठीक ठाक करेंगे। जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी रहा, जो महतारी वंदन योजना बीजेपी के द्वारा लाया गया, और जो धान का बोनस हो गया, फिर जो धान का कीमत हो गया, उसको छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से लोगों के बीच पहुंचाया गया जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। तो क्या यहाँ जो बीजेपी के जो संगठन थी सफल नहीं हो पाया लोगों तक पहुँचाने की इस बात? नहीं, इसका प्रचार प्रसार हुआ, नहीं हुआ वाली बात नहीं है, और लाभ भी ले रहे हैं लोग बात। मैंने बताया ना आपको कि मूल निर्णय जनता का है। जितनी योजनाएं हैं, इस योजनाओं के बारे में हमारे सारे कार्यकर्ता गांव-गांव गए, सबको बताए कि भारतीय जनता पार्टी आती तो हर महिलाओं को ये मिलेगा, धान की हम क्या बोलते हैं राशि बढ़ा दिए हैं, एक मुश्त आपको मिलेगा, और तमाम तरह की सुविधाएं सब जो हमारे घोषणा में सबको बताएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जनता इस पर विश्वास नहीं कर पाती। आज वही जनता आज महसूस कर रही है कि भाजपा ने जो कहा वो मिल रहा है। आज जनता, हम जब दौरा करने जाते हैं तो पूछती है कि 1 लाख का क्या हुआ, तो हम उनको बोलते हैं कि 1 लाख के बारे में आप अपने कांग्रेस के जो लीडर हैं उनसे जाके पूछिए, हमने जो कहा वो दे रहे हैं। तो कभी कभी जनता भटक भी जाता है। जी, अभी भी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, बीजेपी एक बार फिर तीसरी बार सत्ता में आई केंद्र में। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से 10 सीटें जीत कर आई, जबकि यहाँ 11 टोटल है, एक कांग्रेस के पास चली गई। तो पिछले बार से बेहतर परफॉर्मेंस होगी एक सीट के मुकाबले में, लेकिन जो 11 आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। तो कारण क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, सब चीज़ हमारा नहीं हो जाएगा, है ना, पहली बात तो। और दूसरा, हमने पूरी योजनाएं जो है, हमारे संगठन के नेता, हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग पुरजोर कोशिश किए कि 11 के 11 सीट लाएंगे करके, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हम कोरबा सीट को हार गए। कांग्रेस पार्टी के जितने भी टॉप लीडर हैं सब के सब इस बार चुनावी मैदान में थे, जनता उन्हें अस्वीकार कर दी। तो आने वाले समय में कांग्रेस की जो राजनीति होने वाली है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये विषय कांग्रेस का है। कांग्रेस अपना आकलन स्वयं करे और कांग्रेस के नेता अपना आकलन स्वयं करें। हम अपना आकलन करते हैं, आकलन ये करते हैं कि इस लोकसभा ने हमने अपना लक्ष्य रखा था 11, और दुर्भाग्य से 1 सीट हम हार गए। हम फिर कोशिश करेंगे, फिर संगठन को आगे बढ़ाएंगे, फिर कार्यकर्ताओं को चार्ज करेंगे, ताकि आने वाले समय में फिर हम बेहतर परिणाम दे सकें। जी, अभी से आकलन करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी बीजेपी की यहाँ सरकार अपने लगभग 6 महीने ही हुआ है। फिर भी से अगर एक मोटा-मोटी आंकड़ा निकाला जाए कितना काम हुआ, क्योंकि कुछ समय पहले हमारी जब इंटरव्यू हुई थी उप मुख्यमंत्री अब्दुल साहब जी के साथ, तो उनका कहना था कि जो 60% से ज़्यादा वादा था
वो बीजेपी 6 महीने में पूरा कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आने वाले समय में हमारे जितना वादा, कई पत्रकार मेरे को पूछते हैं कि भाजपा आ गया है तो 5 साल में आपकी क्या क्या बोलते एजेंडा है, तो मैं सबको बोलता हूँ जो हमारा घोषणा पत्र है वही एजेंडा है। क्योंकि आखिर जो हमने घोषणा किया उसको जनता के बीच क्रियान्वयन भी करना है, वही हमारा एजेंडा है। और उसके साथ भी यदि हमको ऐसा लगता है कि इस घोषणा पत्र के अलावा हमको और कुछ बेहतर करना चाहिए, वो उसका भी हम क्या बोलते हैं उसका भी हम क्रियान्वयन करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जब पहली बार डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तो हमारे एजेंडा में नहीं था 3 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो चावल। लेकिन हमको ऐसा लगा कि हम अपने एजेंडा के अलावा इस काम को भी कर सकते हैं और काम को कर दिखाया, उसका आज भी लाभ मिल रहा है लोगों को। जी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का कहना है कि आने वाले 5 साल में जो छत्तीसगढ़ का जीडीपी है उसको दोगुना कर देंगे। क्या पॉसिबल है वाकई में? क्यों नहीं है पॉसिबल? आप सतत निगरानी रखिए, सतत क्रियान्वयन करिए और सतत विकास की योजनाएं, और वो भी वो योजनाएं जो पब्लिक चाहती है, तो ये हम सब करेंगे तो बिल्कुल ग्रोथ करेगा जीडीपी। जी जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी नज़र में छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए, कैसा देखना चाहते हैं आप? छत्तीसगढ़ ऐसा हो मेरी नज़र में कि हर जनता खुश हो और हर जनता अपनी मन की इच्छा पूरी कर सके, साथ में जो उनके विकास कार्य हो वो पूरा हो। जी। अब कुछ व्यक्तिगत सवाल सर। जी। अगर आप राजनीति में नहीं आए रहते तो आप क्या करते रहते? मैं किसान बनता। मैं भी बहुत बेहतर किसान हूँ। इस विधानसभा में मैं सबसे अच्छा खेती करने की कोशिश करता हूँ। जी। अभी आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? खाली समय में तो वैसे तो जनरली मैं दौरे पे रहता हूँ, कहीं ना कहीं जाते रहता हूँ, और अगर खाली रहता हूँ तो सब लोगों से मिलना जुलना, पुस्तकें पढ़ना, गाना सुनना, और या कहीं घूमने चले जाना। गाना सुनते तो अभी जो वर्तमान में चल रही है म्यूजिक, वो वाला पसंद करते हैं कि जो आपकी जो पुराना है, पुराने समय का रहता है? 1998 में मैं विधायक बना और 1998 के बाद फिर कई नए नए गायक आए जो मेरे को पता नहीं, और उनके नए जनरेशन के गाने मैं बहुत कम सुनता हूँ। कुछ अच्छे गाने होते हैं उनको सुनता हूँ, बाकी बहुत कम सुनता हूँ, लेकिन 60 से 1998 तक के पूरे गाने मैं सुनता हूँ। जी। राजघराना के बारे में सर थोड़ा सा बताएंगे सच में, कैसा आप लोग का जीवन रहता है, कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, आप लोग का कैसा रहता है? नहीं, बिल्कुल सामान्य, हम लोग कभी भी कोई आके मिल सकता है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कभी भी आके मिल सकता है। और गांव के लोग हम लोगों को बहुत मानते हैं और हम लोग गांव के लोगों को मानते हैं, और ऐसा कोई बंधन नहीं है, कभी भी कोई आके मिल सकता है, और जितना हम लोग सेवा दे सकते हैं वो करते हैं। संजीव शाह जी अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? आप तो ऐसा सवाल पूछ ले, इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये तो ऐसा सवाल है कि आज आपने खाना खाया, कल खाएंगे कि नहीं खाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो राजनीति का मतलब मेरे नज़रिए से क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। राजनीति का मतलब ये है अपने आप को एक्टिव रखना, क्रिएटिव बनना और जनता से मिलते जुलते रहना। जब तक हम मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तब तक लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या विकास योजना है, ये सब जानकारी नहीं होगी। तो जब तक के शरीर में जान है तब तक मैं राजनीति करता रहूँगा। जी। मैं पद में रहूँ या ना रहूँ ये तो बात का विषय है, लेकिन जब तक है तब तक जनसेवा में कुछ ना कुछ करता रहूँगा। मैं इसको एक्टिविटी की हैसियत से देखता हूँ, इस राजनीति को। सर, आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं सभी जनताओं को बस यही कहना चाहूँगा कि जागरूक रहें और मस्त रहें। जी। आप सुन रहे थे संजीव शाह जी को, जिनका कहना है कि जब वो विधायक थे तो जिस मुद्दे को लेकर, जो समस्याओं को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए, उनके समस्याओं का समाधान करना चाहिए, उनका पूरा प्रयास किए हैं।
और आने वाले समय में राजनीति कैसा होना चाहिए, राजनीति का परिवेश कैसा होना चाहिए, इस पर भी चर्चा की है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।